हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम 12th क्लास के लेसन नंबर 5 पादप और जल संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इस लेसन के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे तो आज हमारा टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन एवं जीव द्रव्य विकुंचन अर्थात प्लाज्मोलाइसिस एंड डिप्लाज्मोलाइसिस। देखिएगा, यह पादप कोशिका, क्या बेटा, पादप कोशिका। इस पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति के भीतर की ओर पतली झिल्ली पाई जाती है जो कहलाती है कोशिका झिल्ली। और इसमें एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। और इसमें भरा रहता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य देखिएगा, तो जब किसी पादप कोशिका को सबसे पहले हम देखते हैं जीव द्रव्य कुंचन, उसके बाद हम देखेंगे जीव द्रव्य विकुंचन। तो जब किसी पादप कोशिका को किसमें रखते हैं? अति पराशरी विलयन में। देखो, जीव द्रव्य कुंचन की डेफिनेशन हो जाएगी, जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है
बाह्य परासरण के कारण तो बाह्य परासरण के कारण जल कोशिका से बाहरी विलयन में आ जाता है। जिससे कोशिका का जीवित द्रव्य कोशिका के केंद्र में या एक और संकुचित अवस्था में दिखाई देता है। इस कोशिका को जीवित द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं तथा यह प्रक्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। देखिएगा तो जब किसी पादप कोशिका को किसमें रखते हैं? अति पराश्रयी विलयन में। किसमें रखते हैं? अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है। तो कौन सी क्रिया होती है? बाह्य परासरण की क्रिया होती है। तो बाह्य परासरण के कारण जल कोशिका से बाहरी विलयन में आ जाता है, जिससे कोशिका का जीव द्रव्य कोशिका के केंद्र में अथवा किसी और कोशिका के केंद्र में या कोशिका में किसी एक और संकुचित अवस्था में दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो कोशिका है वो कोशिका कहलाती है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है जीव द्रव्य कुंचन। यहाँ देखो चित्र के अंतर्गत हमने दिखा रखी है कि एक पादप कोशिका है। जब इस पादप कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो कौन सी क्रिया होती है? बाह्य परासरण की। कौन सी क्रिया होती है? बाह्य परासरण की। और बाह्य परासरण के कारण जो जल है वो जल इस कोशिका से निकलकर बाहरी विलयन में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य कोशिका के केंद्र में या कोशिका के एक और संकुचित अवस्था में दिखाई देता है। ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन। तो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली अलग हो जाती है और जो पूरा जो जीव द्रव्य है वो कोशिका के केंद्र में संकुचित अवस्था में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति है, इस दोनों के मध्य एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है और इस रिक्त स्थान में जो अति पराश्रयी विलयन है ये बना हुआ रहता है, जिसके फलस्वरूप जो कोशिका है वो जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में दिखाई देती है। तो ये प्रोसेस को कहलाता है जीव द्रव्य कुंचन। नेक्स्ट देखो इसमें जीव द्रव्य विकुंचन। विकुंचन का अर्थ होता है इसका ठीक विपरीत, अर्थात जीव द्रव्य कुंचन का विपरीत क्या कहलाता है? जीव द्रव्य विकुंचन। तो इसका ठीक विपरीत हो जाएगा
जीव द्रव्य विकुंचन। देखो जीव द्रव्य विकुंचन की क्या प्रोसेस होगी? ये जीव द्रव्य विकुंचन कोशिका है, क्या है? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। देखो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? जब किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, इसको जब किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को जल में रखने पर जो कोशिका है वो सामान्य स्थिति में या सामान्य अवस्था में आ जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है जीव द्रव्य विकुंचन। तो देखिए दोबारा देखिएगा, जब किसी जीव द्रव्य विकुंचित कोशिका को जल में रखा जाता है तो कोशिका पुनः अपने सामान्य अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अंतःपरासरण की क्रिया होगी, और अंतःपरासरण के द्वारा जो जल है इस कोशिका में प्रवेश करेगा। जब कोशिका में प्रवेश करेगा तो इसका जो संकुचित जीव द्रव्य था वो कोशिका में फैल जाता है। फैलने के फलस्वरूप जो कोशिका है वो पुनः अपनी सामान्य अवस्था में लौट आती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है जीव द्रव्य विकुंचन। अब देखिएगा, जो जीव द्रव्य कुंचन है, इस जीव द्रव्य कुंचन का प्रदर्शन जीव द्रव्य कुंचन का जो प्रदर्शन है, अर्थात इसका जो प्रयोग है वो किसके द्वारा हम कर सकते हैं? रोहियो डिस्कलर की पत्ती के द्वारा, किसके द्वारा कर सकते हैं हमें? इसका प्रदर्शन या इसका जो प्रैक्टिकल किया जाता है प्रायोगिक, वो रोहियो डिस्कलर नामक जो पादप है उसके पत्ते के द्वारा हम जीव द्रव्य कुंचन का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते लेते हैं कि जो रोहियो डिस्कलर पादप है, इस रोहियो डिस्कलर पादप की जो निचली सतह है पत्ती की, इस पत्ती की जो निचली सतह है वो बैंगनी कलर की होती है। इस पादप की जो पत्ती है उसकी निचली सतह कैसी होती है? बैंगनी कलर की। तो इसकी पत्ती की निचली सतह या पत्ती की निचली सतह कैसे होती है? बैंगनी रंग की। कैसी होती है? इस पत्ती की निचली सतह बैंगनी रंग की होती है। फिर हम क्या करेंगे? पत्ती की निचली अधिचर्म को हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या अपनाते हैं हम कि जो रोहियो लेप है, इस रोहियो लेप की जो निचली अधिचर्म है, इस निचली अधिचर्म को हटा देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो बैंगनी रंग की जो कोशिकाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देगी? बैंगनी रंग की सेल्स दिखाई देती है। ठीक है, इसके पश्चात क्या करेंगे हम कि जो पत्ती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। इसके पश्चात
टुकड़ा अति परासरी विलयन में डाल देते हैं। तो एक टुकड़ा तो किसमें डाल देंगे हम? अति परासरी विलयन में। और जो दूसरा टुकड़ा है वो जल में डाल देंगे। दूसरे टुकड़े को किसमें डाल देंगे? जल में। अब देखो जो टुकड़ा हमने अति परासरी विलयन में डाला है, अब हम करेंगे सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेक्षण। सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेक्षण करेंगे। जब हम इस टुकड़े का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रेक्षण करते हैं तो बैंगनी रंग का जीव द्रव्य कोशिका में संकुचित अवस्था में दिखाई देता है। देखो जब हम इस टुकड़े का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रेक्षण करते हैं तो जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में बैंगनी रंग का जो जीव द्रव्य है ये कोशिका में संकुचित अवस्था में दिखाई देता है। इस तरह का तो कोशिका के बीच में बैंगनी रंग के जीव द्रव्य का संकुचित अवस्था में दिखाई देना किसको प्रदर्शित करता है? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को। अर्थात ये कोशिकाएं कैसे होंगी? जीव द्रव्य कुंचित होंगी और ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा जीव द्रव्य कुंचन। लेकिन जब दूसरा टुकड़ा है, इस दूसरे टुकड़े को हमने किस में डाला? जल में। तो यहाँ भी जो जल है वो कोशिका में प्रवेश करेगा या क्या करेगा? जल कोशिका में प्रवेश करेगा। जब इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेक्षण करते हैं तो जो कोशिकाएं हैं वो कैसे दिखाई देंगी? स्फीत। तो कोशिकाएं कैसे दिखाई देंगी? स्फीत अवस्था में दिखाई देंगी। अर्थात कोशिकाएं हमें फूली हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर कोशिकाएं जो है वो जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में दिखाई देती है। तो ये जो कोशिका है वो कैसी होगी? जीव द्रव्य कुंचित। जब इन जीव द्रव्य कुंचित कोशिकाओं को किस में डालते हैं? जल में। किस में डालते हैं? पुनः जल में डालते हैं तो जो कोशिकाएं हैं वो सामान्य अवस्था में आ जाती हैं। सामान्य अवस्था। तो जब कोशिकाएं हैं वो सामान्य अवस्था में आ जाएगी तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? जीव द्रव्य विकुंचन की क्रिया हो जाएगी। तो ये था जीव द्रव्य कुंचन एवं जीव द्रव्य विकुंचन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है अंतः शोषण। नेक्स्ट टॉपिक है अंतः शोषण या अंतः चूषण यानी इम्बाइब्यूशन। देखो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी पदार्थ का वह गुण जिसमें
पदार्थ बिना जल में घुले बिना जल में घुले जल को पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ बिना जल में घुले जल को अवशोषित करता है उसे अंतः शोषण कहते हैं। देखिएगा अंतः शोषण की डेफिनेशन हो जाएगी पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ बिना जल में घुले जल को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, वो गुण कहलाता है उसका अंतः शोषण। क्या कहलाता है? अंतः शोषण। देखिएगा तो अंतः शोषण की क्रिया एक भौतिक क्रिया होती है। ये क्या है? भौतिक क्रिया जिसमें विसरण और जो केशिकात्मक है, ठीक है, इनके सिद्धांतों का पालन करता है। अंतः शोषण में जो जल है वो कोशिका की सतह से पर, कहां पर? कोशिका की सतह पर अवशोषित होता है। तो इसमें जो जल है इसमें जल का कोशिका की सतह पर अवशोषण होता है। जैसे कोशिका है तो इस कोशिका की जो सतह क्या कहलाएगी? ये वाली बाहर। तो इस कोशिका की सतह पर यानी बाहरी सतह पर किसका अवशोषण होगा? जल का। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अधिशोषण। क्या कहलाती है? अधिशोषण यानी एडसॉर्प्शन। देखिएगा जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं उन पदार्थों में अधिशोषण की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे सर्वाधिक जो जल अवशोषण क्षमता है या अंतः शोषण क्षमता है, सर्वाधिक अंतः शोषण क्षमता वो होती है एगार एगार नामक पॉलीसेकेराइड। तो सर्वाधिक जो जल अवशोषण क्षमता है अंतः शोषण क्षमता है, यह सर्वाधिक अंतः शोषण क्षमता एक पॉलीसेकेराइड है जो हमें रेड एल्गी से प्राप्त होता है। कौन सा? एगार नामक पॉलीसेकेराइड। तो सर्वाधिक जो जल अवशोषण क्षमता वो किसकी होती है? एगार। इससे कम जो जल अवशोषण क्षमता है या अंतः शोषण क्षमता वो होती है प्रोटीन की। इससे कम किसकी होती है? प्रोटीन की। और प्रोटीन से कम होती है स्टार्च की। किसकी होती है? स्टार्च की। और जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज की सबसे कम क्या होती है? अंतः शोषण क्षमता होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे कम अंतः शोषण क्षमता सेलुलोज की, उससे अधिक स्टार्च की, उससे अधिक प्रोटीन की, और सर्वाधिक होती है एगार नामक पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है? जैसे हमारे चने वगैरह में मिलती है। तो जब चने को जल में डाला जाता है
तो जो चने हैं वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। क्या होते हैं, फूल जाते हैं। किसके कारण, अंतः शोषण के कारण। क्योंकि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगी, उस जल को अंतः शोषित करेगी, जिसके फलस्वरूप जो चना है वो फूल जाता है। अब देखो जो लिग्निन है, लिग्निन व सुबेरिन, नामक जो पदार्थ है वो अंतः शोषण नहीं करते हैं। लिग्निन और सुबेरिन नामक जो पदार्थ है वो क्या नहीं करते, अंतः शोषण नहीं करते। तो अंतः शोषण की क्षमता एगार एगार प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज इत्यादि में। हम यदि अंतः शोषण के उदाहरण देखें, फॉर एग्जांपल जैसे बरसात के दिनों में दरवाजों व खिड़कियों का फूल जाना। तो हम देखते हैं जो बारिश के दिन होते हैं, तो उन बरसात के दिनों में हमारे जो डोर है या हमारी जो विंडोज है वो ठीक से बंद नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। जिसके फलस्वरूप जो दरवाजे हैं वो क्या कर लेते हैं, जो वायुमंडल में जल उपस्थित होता है उसका क्या कर लेते हैं, अंतः शोषण कर लेते हैं। जिसके फलस्वरूप वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और फूलने के कारण वो ठीक से बंद नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो बीज हैं, तो बीजों का बीजों द्वारा कर लो, बीजों द्वारा जल अवशोषण कर फूल जाना। तो बीजों के द्वारा भी जो जल है, जैसे हमारे चने वगैरह हैं, तो इनके द्वारा भी जल अवशोषण कर उनका फूल जाना वो किसको प्रदर्शित करता है, अंतः शोषण। अब देखिएगा अंतः शोषण के यदि हम महत्व देखें, अंतः शोषण के महत्व, तो अंतः शोषण का महत्व हम तो पहला यही है कि जो बीज है, यदि हम इसका महत्व देखें तो पहला हो जाएगा कि जो बीज है, ये बीज बीजांकुरण के समय क्या करते हैं, जल को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। किसके द्वारा, अंतः शोषण क्रिया के द्वारा। इसके अतिरिक्त दूसरा महत्व क्या हो जाएगा कि जो अधिपादक है, एपिफाइट्स क्या है, अधिपादक। अधिपादक ऐसे पादप होते हैं जो किसी दूसरे पादप के ऊपर उगते हैं। तो इन अधिपादकों में आर्द्रता ग्रही जड़ें पाई जाती हैं, जो कि वायुमंडल में उपस्थित जो जल है उस जल को क्या कर लेती है, अंतः शोषित कर लेती है तथा उस जल का ये उपयोग करती है। तो जो अधिपादक है, इसी अंतः शोषण प्रक्रिया के द्वारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल से जल ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो ये थी अंतः शोषण की प्रोसेस और उसके एग्जांपल्स और उसके महत्व। इस लेसन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जल विभव। यह इसे कहते हैं वाटर पोटेंशियल।
जल विभव या वाटर पोटेंशियल। देखो सबसे पहले हम देखेंगे जल विभव की परिभाषा। तो इसकी डेफिनेशन है किसी कोशिका के परासरण संबंधों को कोशिका झिल्ली के दोनों ओर उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित करना जल विभव कहलाता है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? देखो किसी कोशिका के परासरण संबंधों को कोशिका झिल्ली के दोनों ओर, मतलब भीतर भी, कोशिका के भीतर भी और कोशिका के बाहर भी उपस्थित जो जल के अणु हैं, इनकी मुक्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित करना ही क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है। तो जल विभव को साई W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? साई W से। ये जो है साई कहलाता है, क्या कहलाता है? PSI, एक ग्रीक वर्ड है। ये वाला जो चिन्ह होता है वो किसका होता है? साई का। तो एक ग्रीक वर्ड है, तो इसको जल विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? साई W से। इसकी जो इकाई है, जल विभव की इकाई, वो कहलाती है पास्कल या बार या वायुमंडल। जल विभव की इकाई क्या कहलाती है? पास्कल या वायुमंडल या बार। देखो कोई भी कोशिका है, उस कोशिका में उत्पन्न जो डीपीडी है, किसी कोशिका में उत्पन्न डीपीडी को क्या कहते हैं? जल विभव। कोशिका का जो परासरण दाब है, किसी कोशिका में उत्पन्न जो परासरण दाब है वो कहलाता है परासरण विभव। क्या कहलाता है? परासरण विभव, या इसे कहते हैं विलेय विभव। विलेय विभव इसे प्रदर्शित करते हैं साई S से। इसे प्रदर्शित करते हैं साई S से। और किसी कोशिका का स्फीत दाब, तो ये तो हो जाएगा परासरण दाब। ये आगे हम पढ़ेंगे परासरण दाब, ये कहलाता है स्फीत दाब। ठीक है, तो जो स्फीत दाब है ये कहलाता है दाब विभव। क्या कहलाता है? दाब विभव। इसे साई P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? साई P से।
प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव, वो सॉलिड पोटेंशियल है इसलिए उसे साई एस से प्रदर्शित करते हैं, और ये वाटर पोटेंशियल है इसलिए इसे साई डब्ल्यू या जल विभव को साई डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखो जो जल विभव है वो जल विभव कोशिका के लिए कहलाता है, तो कोशिका के लिए जल विभव हो जाएगा साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो किसी कोशिका के लिए जो जल विभव का मान हम निकालते हैं वो किस समीकरण के द्वारा निकालते हैं, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, अर्थात जो जल विभव है उस जल विभव का मान कोशिका के लिए जो जल विभव है उस जल विभव का मान किसके योग के बराबर होता है, परासरण विभव या विलय विभव और जो दाब विभव है उस दोनों के योग के बराबर होता है। अब हम देखते हैं जल विभव के घटक, क्या देखते हैं जल विभव के घटक। तो जल विभव के 3 घटक है। नंबर 1 बात करते हैं परासरण विभव की, परासरण विभव, ये इसे कहते हैं विलय विभव, विलय विभव, इसको प्रदर्शित करते हैं साइन एस से। देखिएगा अभी हमने कहा कि जो कोशिका है उसके लिए परासरण विभव का मान किसके बराबर होता है, परासरण दाब के, इसके परासरण दाब। तो किसी कोशिका का जो परासरण दाब है वो परासरण दाब ही क्या कहलाता है, परासरण विभव। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो कोशिका के लिए जो परासरण दाब है, परासरण दाब, ये परासरण दाब ही क्या कहलाता है, परासरण विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण विभव। तो किसी कोशिका के लिए जो परासरण दाब का मान है, ये परासरण दाब का मान ही क्या कहलाता है, परासरण विभव कहलाता है। इस परासरण विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पहले बता चुके, साई एस से। इसका जो मान है, इसका मान ओपी के बराबर, मतलब परासरण दाब के बराबर, ओपी के बराबर, परंतु कैसा होता है, ऋणात्मक। ये हमें ध्यान रखना है कि जो विलय विभव या परासरण विभव है, इस परासरण विभव का जो मान है ये परासरण दाब यानी कि ओपी के तो बराबर होगा, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिवली होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। सेकंड हम बात करें किसकी, दाब विभव की, दाब विभव। इस दाब विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया था साइन से, प्रेशर पोटेंशियल। देखिएगा यहां पर हम दाब विभव की बात कर रहे हैं, तो दाब विभव का मान किसके बराबर होता है, स्फीत दाब के। किसके बराबर होता है, स्फीत दाब के। तो हम यह कह सकते हैं किसी कोशिका में उत्पन्न जो स्फीत दाब है, किसी कोशिका में उत्पन्न स्फीत दाब, ये स्फीत दाब ही क्या कहलाता है, दाब विभव कहलाता है। तो किसी कोशिका में उत्पन्न जो स्फीत दाब है, टर्जर प्रेशर, ये टर्जर प्रेशर ही क्या कहलाता है, दाब विभव या प्रेशर पोटेंशियल कहलाता है। इसका मान, इसका मान किसके बराबर होगा बेटा, टीपी के, मतलब स्फीत दाब के बराबर होगा। तो इसका मान टीपी के बराबर
व यहाँ देखिएगा इसका मान ऋणात्मक होता है परंतु इसका मान धनात्मक होता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो जो स्फीत दाब है वो स्फीत दाब ही क्या कहलाएगा, दाबी हो, लेकिन इसका मान टीपी के बराबर होगा परंतु कैसा होगा, पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होगा। और इसका तीसरा घटक कहलाता है मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, साई एम से, एम फॉर मैट्रिक्स, किससे प्रदर्शित करते हैं, साई एम से। तो देखिएगा कि जो जल के अणु है, इस जल के अणु कोशिका पर क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं, क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। तो अधिशोषण के फलस्वरूप जो मैट्रिक्स विभव उत्पन्न होता है, यही के अधिशोषण के फलस्वरूप जो विभव उत्पन्न होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स विभव या साई एम। अब देखिएगा जो मैट्रिक्स विभव है, ये मैट्रिक्स विभव मृदा में तो महत्व रखता है, यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में तो मैट्रिक्स विभव महत्व रखता है, लेकिन कोशिका के लिए जो मैट्रिक्स विभव है, इस मैट्रिक्स विभव का मान नगण्य होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स के लिए जो मैट्रिक्स विभव है उसका मान में नगण्य होता है। तो जो मैट्रिक्स विभव है वो सेल के लिए, कोशिका के लिए कैसा होता है, नगण्य। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि मैट्रिक्स विभव केवल मिट्टी में महत्व रखता है, अर्थात इसका जो मान होता है केवल मिट्टी में होता है, लेकिन कोशिका के लिए ये न के बराबर होता है। इसीलिए जब जल विभव के मान की गणना करते हैं तो इस मैट्रिक्स विभव को हम नगण्य मान लेते हैं। इसीलिए हमने क्या, कौन सी समीकरण आएगी, साई डब्ल्यू बराबर साई एस साई पी, क्योंकि जो जल विभव है, इस जल विभव का मान इन तीनों घटकों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एन। तो जल विभव का जो मान आया वो किसके योग के बराबर आया, परासरण विभव सॉलिड पोटेंशियल साई एस, साई पी यानी कि दाब विभव और साई एम यानी कि मैट्रिक्स विभव, इन तीनों के योग के बराबर आता है जल विभव का मान। लेकिन हमने यहां देखा कि कोशिका के लिए जल विभव कोई महत्व नहीं रखता है, अर्थात साई एम का जो मान है वो नगण्य आता है। जब नगण्य आता है तो साई एम को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब साई एम को यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो कोशिका के लिए यदि हम परासरण संबंधों की बात करते हैं तो वहां पर जो जल विभव, उस जल विभव का मान हो जाता है साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, अर्थात सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, इन दोनों का योग इस वाटर पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये था जल विभव। क्या था बेटा, चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।